गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए, न्यूज़ में आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है जो भारत अमेरिका संबंधों को स्पष्ट करता है। तो कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि की नोट्स बनाना है, तो की नोट्स जो बनाए हैं आज भी उसमें ऐड कर लीजिएगा कुछ बातें जो सामने शामिल की गई है, और उसका पीडीएफ आप लोग युक्ति आई इसके ऐप पर शेयर कर दीजिएगा, कम्युनिकेशन ग्रुप या दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि आतंकवाद पर मोदी और बाइडेन जो है पाक को घेरा। पहली बार ऐसा हुआ है जब नाम लेकर कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान आप है ना कुछ कंट्रोल करो, तो ये सब बातें की गई हैं। और ये बहुत जो ज़रूरी है कि जब हम गलत को गलत कहने की ही क्षमता नहीं रख पाएंगे तो देखिए राजनीतिक रूप से क्या होगा, हम कमज़ोर होंगे, संगठनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे और द्विपक्षीय जो बायलैटरल चीज़ें हैं हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गलत है उसको गलत तरीके से कहने के लिए प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए। अब राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों से बेहतर कहीं विकल्प हमें तलाशने होंगे। विश्व के सभी देशों की ये बात हो रही है, केवल भारत और अमेरिका की ही बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का आतंकवादी घटना हुआ और उसे पूरा विश्व अपने आंखों से देखा है और उसके भयावहता को समझा है, तो उसे कम से कम कंडेम करने की क्षमता तो उन राष्ट्रों में होनी चाहिए, उन प्रबुद्ध देशों में होनी चाहिए, उन प्रबुद्ध संगठनों में होनी चाहिए कि उस देश जो संबंधित देश है जहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके साक्ष्य वहाँ मिले हैं, उसको कंडेम किया जाए, उनका खंडन किया जाए, उसके उनके चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। तो ये कहीं न कहीं एक बेहतर कदम है, जिसे भारत के संदर्भ में बेहतर पॉजिटिव रूप से देखा जा सकता है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बातें बहुत की गई हैं तो उसे थोड़ा-सा आप लोग क्या करना है उसके संदर्भ में चीज़ों को देख लेना है, पढ़ लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि अपनी सीमाओं को लाँघना नहीं है, ठीक ना? जब आप इसका आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा तो सीमा का नहीं लाँघना, शब्दों की सीमा को नहीं लाँघिएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि देश भावना, देशभक्ति के संदर्भ में जो सीमाएँ होती हैं, शब्द की सीमाएँ, उसे आप लाँघ दीजिए या थोड़ा-सा कूटनीतिक शब्दों के प्रयोग कीजिएगा। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो भी बातें की जाएँगी, तो देखिए बहुत बहुत से देशों ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके समर्थन में आए थे कि नहीं आतंकवादी घटनाएँ या किसी भी रूप से बर्दाश्त करने योग्य चीज़ें नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से संगठन आतंकवादी कट्टरवादी विचारधारा के जो लोग थे, संगठन थे, उसको बैन किया गया। उस पर मांग की गई, जैसे अलकायदा था, जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आतंक के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। अमेरिका भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हर जगह आतंकवादी और कट्टरवादी निंदा करते हुए बातें की गई है। तो लगातार भारत और अमेरिका, जब से अमेरिका में हमला हुआ उससे पहले अमेरिका आतंकवाद को आतंकवाद नहीं समझता था, पर जैसे ही उस पर वर्ल्ड ट्रेड हमला होता है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, तो उसे आतंकवाद की परिभाषा भी समझ में आ गई और आतंकवाद के घातक स्वरूप भी उसे समझ में आ गए और आतंकवाद उसे किस प्रकार से क्षति पहुंचा सकती है राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, वैश्विक समुदाय में वो कैसे कैसे लज्जित हो सकता है, इससे सभी चीज़ों को लेकर उसकी खुफिया एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो उसने समझा कि आतंकवाद जैसे भी कुछ घटनाएं होती हैं, भारत जिसे लगातार लगातार ये अपने विभिन्न मंचों से लगातार कह रहा था, ये सुना नहीं था। जैसे ही उस पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला होता, आतंकवादी घटनाओं को कम करने या उसके जो भी संबंधित देश को कंट्रोल करने के लिए प्रमुख नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गया। तो ऐसे ही चीज़ों को समझने का प्रयास होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास जब तक सीमाएँ उल्लंघन हो तभी आप इसका समर्थन कीजिए। सभी देशों को ये समझनी चाहिए। अब हर देश पर जाके आतंकवादी घटना हो तो ही समझ में आएगा कि मानवता का जो हत्या कर रहा है, मानवता के संदर्भ को हत्या कर रहा है, तो आतंकवाद जैसी घटना में हम उस देश को खंडित करें। अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या और भी देश हो, सीरिया हो, जहाँ पर आतंकवादी संगठनें हैं, तो वहाँ पर केवल हथियार बेचने के लिए अपने अपने बाज़ार को निर्माण करने के लिए अगर इस प्रकार के द्विपक्षीय संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आप पर जब आके घटेगी तो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें समझनी होगी। अब व्यापार
व्यापार में भी नीतिगत निर्णय लेने की समय आ गया है कि नहीं। हम व्यापार उन क्षेत्रों में कहाँ जहाँ करें नैतिकता के संदर्भ में बातें की जा रही, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, क्योंकि जनता और मानवता के बीच का संबंध यही है कि शांति की स्थापना के लिए ये कार्य करने ही होंगे। ये सब चीज़ें आपको उभर कर सामने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो पीडीएफ में आप लोगों को यह एफटीएफटीए के बारे में चर्चा की गई है, आपको पीडीएफ दिया गया, वीडियो एनालिसिस किया गया, जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया गया था, ब्लैक लिस्ट के लिए चर्चा हो रही थी, सब बातें पहले पीडीएफ में होगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। युक्ति है के ऐप पर जितने भी पीडीएफ दैनिक जागरण से रिलेटेड अपलोड है वो सारे देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है मैं अपलोड कर देता हूँ, बाकी जो चीज़ें रिपीट होती है उसमें मैं अपलोड नहीं करता हूँ। और जितने भी पीडीएफ उसको बार बार देखिए आप लोग, जी चर्चा जैसे हुआ पीडीएफ जाके खोल के देखिए, क्योंकि चीज़ें समझ में आएगी उसी समय, ठीक है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें आती है, मानवता को लेकर सबसे बड़ा दुश्मन बोला गया, यही सब बातें की गई है। तो कुल मिलाकर यही है कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के संयुक्त बयान आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ये आतंकवाद के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है, ठीक है। तो एक नया अपडेट है, इसे देख लीजिएगा, आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब रात में एयर कंडीशन चलाने वाला पर देना होगा ज़्यादा बिल, क्योंकि कुछ निर्णय लिए गए हैं, नीतिगत निर्णय लिए हैं। उसमें क्या होगा कि बिजली दर, मौजूदा जो बिजली दर है, बिजली मंत्रालय ने यह तय किया है कि रात पीक आवर जो होता है, जहां ज़्यादा मांग होती है, उसमें बिजली दर में 10 से 20% तक ज़्यादा होगी रात में बिजली का पीक आवर के दौरान। तो बिजली ग्राहकों के अधिकार नियम 2020 में संशोधन करते हुए दिन के समय टैरिफ जो टीओटी है वो व्यवस्था लागू नहीं होगी, पर रात में ये व्यवस्था लागू उन पर अतिरिक्त कर लिया जाएगा। सरकार इसके लिए क्या करे, इसके दो कारण बता रहे हैं, जिसके कारण है कि देश के सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की मांग बढ़ रही है, और चूंकि सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन के दिन में होता है, इसलिए बिजली वितरण कंपनियां इससे बनी बिजली की खरीद दिन में ज़्यादा करेगी। दूसरी वजह है कि पीक आवर में ज़्यादा होने की संभावना देखते हुए ग्राहक भी क्या करेंगे, खपत को किफ़ायती दर पर कुछ बचत करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हमारे देश में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पैसा अधिक है तो दिन भर आपको एसी चलाना। एसी चलाने का पैसा का अर्थ यह नहीं होता है कि आप संसाधनों का दुरुपयोग करें। मैं ही जहाँ रह रहा हूँ अभी, तो सामने लोग एसी लगाए हुए हैं, अब 24 आवर उनके यहाँ एसी चलता है। आप समझ सकते हैं कि पैसा हो जाने मात्र से यह तो नहीं होता है कि संसाधनों पर आपका एकदम कंट्रोल ही हो जाएगा, उसका बेहिसाबिया यूज़ कर लीजिए। अब इससे बहुत से डिमेरिट्स होते हैं ना। अब 24 आवर एसी चल रहा है तो जो कार्बन फ्लोरोकार्बन है वो आपको बढ़ रहा है, इसके जो एयर कंडीशन जो दुष्प्रभाव वो भी बढ़ते साथ बिजली खपत अतिरिक्त हो रही है। पर ध्यान रखिएगा, एसी का अर्थ यह होता है कि तत्कालिक रूप से उस वातावरण में रहे जहाँ पर हमें समान अवस्था दी जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा हम अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर जो भी इससे रिलेटेड कोरिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स है आपको सोसाइटी में वो क्रिएट कर देते। यही सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त मांगे की जाएगी तो अतिरिक्त किफ़ायती लगेगी, तो क्या होगा कि कंट्रोल लोग के द्वारा किया जा सकता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, ध्यान रखिएगा, अगले साल से यह लागू हो जाएगा। और ये क्या होगा, दूसरे ग्राहकों पर लागू होगा, जहां पर 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाए, जबकि दूसरे ग्राहकों के लिए क्या होगा, जहां पर टीओपी ये 10 किलोवाट से जो ज़्यादा अधिक यूज़ करते हैं उनके लिए 1 अप्रैल से, और जबकि दूसरे ग्राहक 1 अप्रैल 2025 से। 2 टर्मिनोलॉजी से यूज़ किया जाए, कृषि कार्य में नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सब पीटी फैक्ट है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, महागठबंधन एकजुटता पर विपक्ष सहमत, केजरीवाल सत्य पाले, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। बस ध्यान रखिएगा, यह इंटरव्यू फैक्ट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। कभी मान लीजिए इंटरव्यू आपका कहीं चल रहा है तो आपको इस संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, राय पूछी जा सकती है, तो इसे उसी संदर्भ में देखिएगा। क्यों, रीजन इसके पीछे है, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विरोध, राजनीतिक प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक मान्यताओं के लिए बेहतर है, लोकतांत्रिक आदर्श को स्थापित करने के लिए उचित है, पर लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक एकजुटता के लिए कुछ मंशाओं को प्रकट करना, यह कहीं ना कहीं आपके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। सभी भी जो ऐसा लग रहा है, जो भी लोग शामिल हुए उनको ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा भी केंद्र में शासित पार्टी है, उसके द्वारा इन विरोधी पार्टियों द्वारा उस पर यह आरोप लग रहा है, वो क्या कर रहा है,
आपको तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई हुई, ये सब बातें लगाई जा रही है। पर यह समझने का लोकतंत्र की हत्या कर दे रही है, संविधान बचाओ रैली के रूप में इसे शामिल किया गया है सब। मैं कल जा रहा था, पटना में भी हूँ, तो आप लोग बताया था पटना में हूँ, तो मैं एन कॉलेज के पास गया था, तो वहाँ पूरा पूरा ये बैनर लगा पड़ा है कि संविधान बचाओ अभियान चलाओ, और कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी थी जो क्या है कि स्वच्छ लोकतंत्र का परिचायक नहीं हो सकती है। कि तानाशाह का अर्थ क्या होता है, तानाशाह का अर्थ केवल क्या होता है, राज्य युक्ति प्रतिबंध लगा रहे उसको संदर्भ में तानाशाही प्रवृत्ति बोली हो तो इसका मतलब संविधान गलत है, तो संविधान ही तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही है ना। अब अगर तानाशाही प्रवृत्ति यह नहीं है तो तानाशाही प्रवृत्ति क्या है? क्या लोगों को अपने अधिकार क्षेत्रों से वंचित किया जा रहा है? क्या लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है? क्या लोगों को उसके रोजगार का अवसर देने से मौका छीना जा रहा है? या एक तरफी ये सब चीज़ें की जा रही है? प्रेस की स्वतंत्रता रोक दी जा रही है, या प्रेस को बोलने नहीं दिया जा रहा है, या लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है? तानाशाही प्रवृत्ति ये ना होता है। तो क्या यह तानाशाही प्रवृत्ति है? कल का दिन सभी लोगों को याद हो, 25 जून आपातकाल का दिन था जो 1975 में लगाया गया था। ये तानाशाही है, ये वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है तानाशाही है। सोच के देखिएगा ये चीज़ें। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आपको ये समझना होगा कि आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके चेक एंड बैलेंस की थ्योरी अपनानी होगी, जो मैं पहले भी चर्चा करता रहता हूँ कि देखिए, जो जरूरी नहीं ए व्यक्ति या ए व्यक्ति के समूह को जो लग रहा है सामने वाला जो बी कार्य कर रहा है उसके हितों की पूर्ति नहीं हो रही, तो जरूरी नहीं वो तानाशाही प्रवृत्ति है। अब बी भी जब विपक्ष में जाता है और ए वाले पार्टी लोग जो लोग हैं या समूह जो लोग हैं कार्य कर रहे हैं, बी के हित पूर्ति को नहीं कर रहा, तो तानाशाही प्रवृत्ति नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक एंड बैलेंस कायम कर क्या होगा कि आप कार्यों के आधार पर उसे आकलित कीजिए, उसके उद्देश्यों के आधार पर आकलित कीजिए, उसके प्रतिष्ठा के आधार पर आकलित कीजिए कि व्यक्ति विशेष तानाशाही प्रवृत्ति अपनाए हुए है या नहीं, कोई पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाए हुए है या नहीं। सत्ता का अभ्यास जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्यों यह इतना भी देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के दौरे अमेरिका के दौरे पर गए हैं। सोच के देखिए, अमेरिकी संसद ने 15 बार उन्हें ओवर स्टैंडिंग व्यू दिया है, अर्थात 15 बार वहाँ के सांसदों लोगों ने खड़ा होकर उनके अभिवादन किया है उनके भाषण के दौरान, 1 घंटे के भाषण के दौरान। यह कोई आम घटना नहीं है, पर किसी विरोधी पार्टियों के द्वारा इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार के राजनीतिक विरोधी, आपको देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसे समझने की जरूरत होगी। क्यों आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि आप इन मुद्दों पर जब भी आपसे प्रश्न किया जाए तो क्या आपको बात करनी है, बात करनी तथ्यों के आधार पर, नहीं तो क्या होगा, आप कहीं जाने अनजाने में एक तरफी रूप से एक किसी पार्टी विशेष का समर्थन कर देंगे, ये जो आपके लिए नुकसान होगा। तो ध्यान ये रखना है कि आपको चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट को अपना के चलना है, तथ्यों पर बात करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए केस स्टडी कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था राज नारायण के मामले में, आज उसका सुखद चीजें सुनने को आई है। स्वतः संज्ञान लेता है न्यायालय और उसके बाद इसको रिहा कर दिया जाता है। जो भी कल विवाद हुआ था उसके विरोध में, आपको कल इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, आप लोग को याद होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको एक बार देख लेना है, उसके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से केस स्टडी के तौर पर देख लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए मैं यही बात कर रहा था, 29 बार तालियां बजी, तालियां तो चलिए आम बात हो गई, पर संसद के जो लोग हैं, कांग्रेसी संसद जो अमेरिका के कांग्रेस है, वहां पर 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, अर्थात खड़े होकर लोग तालियां बजाए उनके भाषण पर। वो क्यों न जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, राष्ट्रीय एकता की मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हो, या अन्य कोई मुद्दा बात की, इस भाषण को आप लोग जरूर सुनिएगा एक कैंडिडेट के तौर पर, तो भारत की गौरवित क्षणों को आप महसूस कर पाइएगा। पेपर में ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बातें नहीं की जा सकती, आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये समझ में आएगा कि भारत कहाँ पर है। जब आपको लगेगा कि नहीं उनकी किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा भाषण दी जा रही है, तो इस प्रबुद्ध कांग्रेस के जो सांसद हैं यहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस के, उनके द्वारा कैसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है। कभी ऐसा दो रहा था, हमारा प्रधानमंत्री वेट किया करते थे इनके राष्ट्रपति से मिलने से। तो ये भी स्थिति कभी हम लोगों ने झेली है ना, शुरुआती दौरों में कभी समय नहीं दिया जाता था, 10-10-20 साल हमारे द्विपक्षीय संबंध विस्तार से नहीं चर्चा होती थी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दौरा नहीं करता था।
अब ये स्थिति आ गया है कि संसद में बार बार बुला के चीज़ों को कराया जा रहा है। तो देश की राष्ट्रीय जो आदर्श है वो विश्व में स्थापित हुए हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट हाल के दिनों में दिया, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, विश्व में अभी युद्ध का माहौल नहीं है, विश्व में अभी युद्ध का युग नहीं है, ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इसको को स्थान मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ये सब चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका वीडियो जरूर देखिएगा। पीएम के ओरिजिनल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ट्विटर पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएगा, पीएमओ ऑफिस डालिएगा वहाँ भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो जरूर आप देखिएगा इस वीडियो को कि भाषण में क्या क्या बातें की गई और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या सांसदों के द्वारा दिया गया, इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, किताबों में और कुछ किताबों से बाहर निकल के उसे विजुअली आप इससे देखिए, समझिए, भारत के गौरव पल को थोड़ा सा एहसास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। मोदी के संग समेत अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर जोर दी जा रही है। लगातार ये बातें की गई, ये नई कोई बात नहीं है। भारत यही मांग करता है जो भी संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उसमें भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को स्थान दिया जाना चाहिए। यूएन में सुरक्षा परिषद की बात हो, वहाँ सुधार की बात हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। 1 सेकेंड, थोड़ा सा देख लीजिए पड़ोसी मेरे क्या कर। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। एआई की बात की गई है, जिसमें नया कॉन्सेप्ट दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या दिया गया, अमेरिका इंडिया कॉन्सेप्ट के रूप में भी अपनाया गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद अमेरिका ने भी बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट उसमें भारत अगुवाई करे। ये सब बातें हुई है और उभर कर सामने संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की बात की गई है। जो पुराना भारत कई महीनों से, कई सालों से ये बातें कर रहा भारत, लगातार कि स्थान दिया था अन्य मंचों पर, भारत को यह स्थान दिलाने का प्रयास अमेरिका भी करता रहा है। पर चीन के जो रवैया है, इसमें दो राह वाले, तो वो कहीं ना कहीं अड़ंगा होता है। मैंने कुछ बातें बोली थी, आप लोग को याद होगा, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के कार्य सभी अधिक अच्छे माने जा सकते हैं, उनका भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है भी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पर उनके द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो भारत के लिए नासुर बना हुआ है। कभी न कभी इसका समाधान ढूंढने में भारत कब कितने साल लग जाएंगे उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की, कोई नहीं, 75 साल हो गए हैं, उसका समाधान अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। कब तक हम संयुक्त राज्य जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर अपने अस्थायी सदस्यता का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, या इन मंचों पर भारत का अस्तित्व कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे, ये तब तक होगा जब तक हम इसका समाधान ढूंढने में सफल प्रयास नहीं करें। और ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भूल थी, प्रशासनिक भूल थी और अंतर्राष्ट्रीय भूल कही जा सकती है, जिसे टॉप 10 भूलों में भी शामिल किया जा सकता है। चीन के आपको कश्मीर के मुद्दे पर भी यही गलतियां हो गई, बांग्लादेश के मुद्दे पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा कुछ गलतियां हो गई। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलतियां थी, जिसे हम लोग नासुर के तौर पर अभी तक उसे झेल रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ रहती, देखिए, पॉजिटिव बातें पॉजिटिव तरफ से रखिए, नेगेटिव बातें नेगेटिव तरफ से रखिए। कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं ना जो हमें बार बार ये सब चीज़ें करने को बोला जा रहा है। हम लोग बार बार बोल रहे विश्व मंच को हमें स्थान दो, पर नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें समझने का प्रयास है। अगर हम चीन को अवसर नहीं देते जो हमें अवसर मिला था, तो ये कहीं ना कहीं चीन इतना दादागिरी नहीं करता, क्योंकि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें हमारा स्थान है। तो विश्व के सभी संस्थाएं 5 अस्थायी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहती है, अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, ताकि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का अधिक से अधिक लाभ ले सके। तो यह कहीं ना कहीं एक बेनिफिट था हमारे लिए, तो वो हमने खो दिया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यही बातें देखिए, अमेरिका बोल रहा है कि अगुवाई करे, वैश्विक साझेदारी में अगुवाई करे एआई कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। रक्षा पकल बात हो चुकी है, तो इसी हथियार के संदर्भ में बातें की। भारत केवल विक्रेता और खरीदार के रूप में दोनों देश, भारत और अमेरिका, इस पर नहीं रहे, उससे आगे बढ़े, अच्छा रक्षा प्रौद्योगिकी में निर्माण R&D की बात करे, निर्माण करे और उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रयास, ये सब बातें की गई लड़ाकू विमानों के संदर्भ में। तो ये कल के न्यूज एनालिसिस में ही बातें की गई। तो आपको क्या करना, टैली कर लेना उसको, ठीक है ना, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करना, जो चीज़ें बातें हुई उसको रिवाइज करते चलना। एक PT फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका का दौरा करते तो ये झारखंड के एक तसर का है ना, तसर जो है उसकी उसकी बनी
बनी जो साड़ियाँ हैं, सिल्क भेंट जो है फर्स्ट लेडी को किया गया, अमेरिका के फर्स्ट लेडी को। तो यह सिल्क जो तसर है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, देश में तसर सिल्क का उत्पादन आपको झारखंड में 50% अधिक होता है हिस्सेदारी है। कपड़े काफ़ी डिमांड होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा यह कपड़ा ठंड में गर्मी देती है, गर्मी में ठंडा देती है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होता है, ठीक है ना। और इस तसर का जो है आपको यात्रा वृत्तांत ह्वेन-सांग जो है ना, अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ब्रिटिश गजेटियर में संथाल परगना के भगैया सिल्क का जिक्र किया गया है। तो ये सब गोड्डा का एक भगैया सिल्क नगरी है, जिसे सिल्क नगरी के तौर पर जाना जाता है। उस सिल्क का हमेशा अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसे ध्यान में रखिए, पीटी फैक्ट के तौर पर आपको प्रश्न किए जा सकते हैं। और यह सिल्क जो है धागे सेरिसिन और फेब्राइन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, जो बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत ही अच्छे वस्त्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर देख लीजिएगा। बहुत से जो नेता हैं, अभिनेत्री, सभी इसका आपको उपयोग करते हुए देखेंगे। सुषमा स्वराज हो, मीरा कुमार, सोनिया गांधी और या कोई बड़े नेता, या 2010 में प्रकाश झा की फिल्म आई थी राजनीति, उसमें हीरोइन जो थी कैटरीना कैफ, उनके द्वारा भी इस तसर सिल्क का उपयोग किया गया था साड़ी का। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देवघर, गोड्डा, दुमका जो है झारखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर दौरे पर आई थी, तो वहाँ पर भगैया सिल्क का उन्होंने क्या किया था, दौरा किया था। और रेखा जो हमारी अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी ये सब चीज़ों को लेकर, वसुंधरा राजे सिंधिया तसर सिल्क साड़ी को काफ़ी पसंद करती है। तो भारत में तो जान पहचान है ही तसर का, पर आपको ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रूप से तसर का। तो ये क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। मैंने तसर पर पहले भी न्यूज एनालिसिस किया है, और को अब सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तसर के कितने प्रकार भारत में हैं, कौन कौन से तसर यानी सिल्क उत्पादन के कौन कौन से आपको यहाँ पर प्रकार पाए जाते हैं, तो आपको उसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। जो पढ़ाए जाते हैं वो लोग आप लोग याद भी रखते हैं, नहीं तो हवा हवाई कर रहे हैं आप लोग बातें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। और एक कैंडिडेट के द्वारा मैसेज किया गया था कि सर डेली न्यूज एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जिसके कारण क्लास नहीं हो पाता, कुछ टेक्निकल कारण भी होता है। मान लीजिए परसों ही वीडियो अपलोड नहीं हुआ, मैंने वीडियो पूरा बनाया और अपलोड होने वक्त एरर दिखा रहा है। मैं 2 घंटा परेशान हो गया अपलोड करने में, फिर भी नहीं समझते हैं आप लोग इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि सामने वाला चाहता ज़रूर होगा, पर कुछ कारण ऐसे होंगे जो नहीं अपलोड होता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और डेली आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और 2 हाथ से तालियां बजती, 1 हाथ से तालियां कभी नहीं बजती हैं। ध्यान रखिए, सिलेक्शन आपको लेना, ना कि मुझे लेना है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो ही फल मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एक और भी चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए। विषमताओं के रहते आत्म भारत निर्भर संभव नहीं है, तो ये गडकरी जी के द्वारा ये बातें की गई है। तो इसे थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में क्या बातें हो रही है। जैसे सामाजिक आर्थिक विषमता के रहते आत्मनिर्भर भारत बनना संभव है। तो हमारे देश में सामाजिक आर्थिक विषमताएँ क्या है, तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस पर मैं लगातार चर्चा करता हूँ, ऐसा कोई नई शब्द नहीं है। सामाजिक आर्थिक विषमता का अर्थ किस संदर्भ में लगाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो बातें की जाती हैं सरकार द्वारा, जो जीडीपी योगदान में बढ़कर सकल 25% होने की संभावना। जब हम क्या करेंगे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करेंगे, कृषि, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास करते हैं, तो क्या होगा, वर्तमान जीडीपी में 25% क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, उसका योगदान बढ़ सकता है, 12% करीब पहुंच जाएगा। ये सब बातें की गई हैं, ठीक है ना, कि हम कैसे इसका लाभ, अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो सरकार प्रतिबद्ध है, लोग उसको सहयोग करने की जरूरत है कि कैसे इसका प्रयास किया जा सकता है। और मुझे केंद्रीय अगर मंत्रिमंडल में बात की जाए टॉप 5 में रखने का, तो मैं इनके ये कार्य को है ना, गडकरी जी के काम को टॉप 3 में रखूंगा, क्योंकि इनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो आने वाले कुछ वर्षों में है ना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि किस रूप से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, किस नए नए कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आने वाले 5-10 साल बाद पता चलेगा इनके द्वारा जो कार्य किए गए देश उससे कितना लाभान्वित हुआ है।
देखिए, रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका से करार किया है, तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर इसे देखिएगा। अब है कि 7 वर्षों के भीतर शून्य कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन और हाइड्रो फ्यूल के साथ साथ सभी रूटों के लिए बिजली ट्रेनों के संचालन की बात की जा रही है। और इन शिक्षा क्षेत्र में दोनों जो है राजनीतिक साझेदारी की गई है, बातें की गई। रेलवे, भारतीय रेलवे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एक समझौता किया जाए जहाँ पर कार्बन शून्य उत्सर्जन। तो मुझे आप लोग ये बताइए कार्बन शून्य उत्सर्जन क्या है, इसका अर्थ हम किस संदर्भ में लेते हैं और कब तक लक्ष्य भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन की बात की है, शून्य कार्बन शून्य उत्सर्जन की बात की है। आपको ये सारे चीजें बतानी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। कुछ वर्क हो रहा है हमारे नेबर में, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग बोरिंग करवा रहे हैं, इसलिए हो जाता है कभी कभी असुविधा, क्या कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं तो हम लोग क्या करें, नहीं तो हमें भी शौक है कि एसी रूम में बैठ के क्लासरूम क्रिएट करें, वहाँ पर आप लोग का एकदम साउंड प्रूफ लगा के क्लास लें। तो पर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करें। मात्र 3800 लोग अभी तक जुड़े हैं। अगर प्रत्येक स्टूडेंट अगर 10 स्टूडेंटों को भी जोड़ने का प्रयास करेगा अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए, इससे लाभ अंततः आप ही को मिलेगा, दूसरे को तो मिलेगा नहीं। मुझे तो जो फायदा होगा आर्थिक रूप से तो वो आप ही पर इनपुट में जाएगा ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि सभी का समग्र प्रयास होना चाहिए। नहीं तो तुरंत अभी 10 ही जोड़ दिया जाए लोगों के द्वारा, 38 गुने 10 से 38,000 तो ऐसे ही हो जाएगा। पर ये प्रयास क्यों किया जाएगा, आप लोग का काम बन रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम भी प्रयास करेंगे, 1200 वीडियो डालेंगे, 18,000 वीडियो डालेंगे, देखेंगे कब तक नहीं बढ़ता है। पर जिस दिन मैं प्रोफेशनल हो गया फिर दिक्कत आप लोग को हो जाएगा। चीज़ें समझते नहीं है, बस चीज़ों को हम लोग इधर सुधर करते हैं। चलिए एक एनालिसिस देखिएगा। आतंकियों संग खुलकर खड़ा है चीन। तो लगातार आप प्रयास देखते हो चीन के द्वारा यूएन के मंच पर आतंकियों को बचाने का प्रयास करता है। एक दो नहीं, बहुत दफ़ा ये चीन के द्वारा किया गया है। इसके लिए वीटो लाया गया है बचाने के लिए। तो ऐसी मंशा कहीं ना कहीं यूएन की प्रासंगिकता को भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसी बातें उभर कर सामने आती। अब आतंकवाद को अगर रोका जा रहा है वीटो के माध्यम से, आतंकवाद के संबंधित लोगों को बचाया जा रहा है वीटो से, तो यह स्वयं यूएन को सोचना चाहिए वीटो की शक्ति का हस्तांतरण किस रूप से होना चाहिए। या तो आप वीटो पावर ही हटा दो, सारी कहानियां समाप्त हो जाएंगी। समग्रता से आप निर्णय लीजिए, बहुमत से निर्णय लीजिए। और मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था यह तभी होगा जब यूएन का अपना है ना क्या आर्थिक रूप से सबल होगा, आर्थिक उसके पास एसेट क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट होंगे। याद है आप लोगों को मैं पहले ही बात किया था। नहीं तो विश्व की अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या तो चीन हो, ऐसे यूएन को है ना नचाते चलेगा अपने इशारों पर, कभी वीटो ला देगा। अब बात है यूएन की क्या प्रमुख उपयोगिता है कि विश्व में शांति स्थापित करना, विकास के मानक को तय करना। तो यह क्या करता है, विकसित देशों के डोनेशन पर डिपेंड करता है। इतनी बड़ी संस्था क्रिएट हो गया है, आप एसेट क्रिएट करो। जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय क्या करती, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना किसी से अनुदान नहीं लेती है, किसी कोई अनुदान करना भी चाहता है तो नहीं लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या करता है, यही करता है। ध्यान रखिएगा, वो अपने एसेट क्रिएट करते हैं और अपने एसेट से इतने बड़े बड़े पुरस्कार आप लोगों को देते हैं, इतना स्कॉलरशिप देता है। तो एसेट जिस देश संस्था में, जिस देश में एसेट निर्माण की प्रवृत्ति होगी, डेवलपमेंट होगा, एसेट निर्माण अर्थात आर्थिक पूंजी निर्माण करने की क्षमता होगी, वो जो संगठन है वो सर्वाइवल कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कभी चीन अपने मुद्दे को, हितों को रख के वीटो करेगा, कभी अमेरिका करेगा, कभी रूस करेगा। यही तो यूएन में उतना दिनों से हो रहा है ना। अब इसको अलग संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं संगठन की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यही मामला है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर अगर चीन लगा रहा है आपको वीटो, तो सोचने और समझने वाला समय आ चुका है कि वीटो का पूर्ण संरचना होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग इसे इसी संदर्भ में यूज़ करते रहेंगे। अब देखिए इसने क्या किया है, जिस पर 50 लाख डॉलर का इनामी राशि तय किया गया अमेरिका के द्वारा या देशों के द्वारा,
बहुत से देश इसे करना, उसको वीटो से बचाया गया। अब उसके लिए उसके अपने हित हैं, और उसने ऐसा एक बार नहीं किया, 2009 में, 16 में, 17 में 3 बार वीटो का प्रयोग आतंकवाद से संबंधित लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन 2019 में एक बार और किया था, पर सफल नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा उससे पहले उसने क्या किया, किन्हें किन्हें बचाने का प्रयास किया। आपको मशहूर अजहर जो जैसे मोहम्मद का सूत्रधार था, लश्कर तौबा जमात उल दावा के चीफ था अब्दुल रहमान मक्की, जैसे चीफ डिप्टी चीफ जो था अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर के शाहिद मसूद तलाह सईद जैसे खूंखार आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की कई सरकारों को गिरफ्त में आने से बचाया। तो ध्यान रखिएगा, यह तभी चीन इस पर रुकेगा, दो ही तरीके से रोक सकता है, या तो यूएन पर ऐसी एसेट क्रिएट करने की समस्या जो है वो उसको दूर किया जाए, या अमेरिका वाली घटना एक बार हो जाए। विश्व अगर मानव कल्याण चाहता है तो कुछ बलियां देनी होती है ना। अब इसे गलत सेंस में मत समझिए कि मैं चाहता हूँ ऐसा हूँ चीन का आपको अहित, पर कुछ लोग हैं ना जो जानबूझकर आंख पर काला पट्टी बांध ले और उस पर भी काला चश्मा लगा दे, तो आपके हाथ बढ़ा के उस काले चश्मे को तोड़ना पड़ेगा और उसकी पट्टी खोलनी पड़ेगी। रिएक्शन जब तक आप नहीं करेगा तो वो ढीठ हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ढीठ का मतलब कि वो सुनेगा नहीं। देखते हैं भैंस को, देखें आप लोग कभी भी भैंस या भैंसा को, आप लोग अगर यूपी बिहार के होंगे, बेफलो को देखे होंगे, तो उसकी प्रकृति समझते हैं क्या है। वो रोड पर चलेगा, कहीं भी बैठे जाएगा, कहीं भी बैठेगा, वो तब तक बैठा रहेगा जब तक उसको लात नहीं पड़े। पर यही गाय है या अन्य जो जीव है, उसको थोड़ा सा इशारा कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये है ना, उसी प्रकृति के हैं। चीन का जो नीतियाँ बन चुका है, इसे गलत सेंस में आप समझने का प्रयास है कि बस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि प्रवृत्ति वही, जब तक इसको नहीं मारिएगा, जब तक इसे लताड़िएगा नहीं, जब तक उसको पकड़ के झकझोरिएगा नहीं, तब तक ये समझने वाले नहीं है। तो जैसे अमेरिका पहले ढीठ हुआ करता था, इस सब मुद्दों को लेकर समझने को प्रयास नहीं करता था, आतंकवाद मुद्दा है या कुछ है, तो 2011 में जो कब हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 2001 में हुआ था। तो जब ये घटना हुई ना, तो उसे तुरंत एक झटके में समझ में आ गया कि आतंकवाद क्या है। जब चीन पर ऐसे आतंकवादियों की हमला होंगे ना, क्योंकि जब दूसरों के लिए कुआं लोग खोदता खुद कुआं में गिरता है, तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। अब मैंने पहले भी ये बात बोली थी। अब देखिए वही संदर्भ में, अब मुस्लिम कंट्री देश भी क्या करते हैं, विश्व में मुसलमानों के अधिकारों की बात तो करते हैं, पर चीन में उइगर मुसलमानों का जो है ना, उइगर मुसलमान एक, वहाँ पर मुसलमानों का एक प्रकार है जहाँ पर उइगर मुसलमान के संदर्भ में मैंने चर्चा भी किया, वीडियो एनालिसिस भी किया है, उससे जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। वहाँ पर उइगर मुसलमानों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुरान को बदला जा रहा है, कुरान में चीनी कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है, तो भी विश्व के जो नुमाइंदा बने हुए मुस्लिम मुस्लिम नेताओं के द्वारा या किसी धार्मिक संगठन के द्वारा या किसी देश के द्वारा इसका कंडेम तक नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके हित में फिट नहीं होता है। तो जो ये लोग बोलते हैं ना हम कट्टर है, जो हम धार्मिक कॉन्सेप्ट को मानते हैं, वो सब दोहरी बातें बोलती है। ध्यान रखिएगा, ये उइगर के मामले में अगर बोलते तो बहुत अच्छी लगती थी, चलिए पूरा मुस्लिम समुदाय आपके संगठन में पूरा और भी लोग साथ में आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक मुस्लिम हमारा भारत में कुछ रत्ती भर मान लीजिए कुछ खरोच लगता है, छोटी से खरोच लगता है, पूरा मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन उसके विरोध में आ जाता है, याद होगा। पर उइगर के लोगों का रहन सहन, संस्कृति बदली तक जा रही, कुरान तक बदल दिया गया है, फिर भी किसी देश के मजाल है उसे कुछ बोल दे, क्योंकि उसके राष्ट्रीय हित प्रभावित हो जाएंगे। ये चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यही चीन यहाँ पर दबदबा कायम कर लेता है, उइगर मुसलमान को आतंकवादी समूह घटित किए हुए वहाँ पर ये चीज समझने को प्रयास कीजिएगा। दलाई लामा को अगर नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो उन्हें वो आतंकवादी घोषित किए हुए। तो ये सब मुद्दा है, आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। एनालिसिस में वही बातें लिखी गई है न्यूज में, तो उसे आप लोग समझने का प्रयास करते हुए आगे अपना की नोट्स बना लीजिएगा और चीज़ों को कवर कीजिएगा। देखिए आपातकाल के वे खौफ भरे दिन, कल आपातकाल का 25 जून 1975 को जो हुआ था, कल आज 24 है तो कल 25 हो जाएगा, तो कल फिर याद किया जाएगा। तो इसको संदर्भ को समझते हुए आप इस पर है ना थोड़ा सा आइडिया अपना डेवलप कर लीजिएगा। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि
इस चीज़ों को लेकर राजनीतिकरण हो जाएगा। अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस रूप से आपातकाल ने हमारे प्रेस स्वतंत्रता और इस सब चीज़ों का हनन किया था, मौलिक अधिकारों का हनन किया था, जो वर्तमान में बातें की जा सकती है। अगर वर्तमान में अगर किसी पार्टी को लगता है 100% तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है, तो उस समय के काल का इसको कम से कम 10 गुना तो आप जरूर कर लीजिए। उस आज की स्थिति से बदतर स्थितियां रही होंगी। तब जो विपक्ष के लोग हैं वो पहले स्वयं आकलन करें कि हम किस प्रकार के नीतियों को अपनाए थे और किन चीज़ों को लेकर बढ़े थे। अब आप समझदार हैं, समझदार के इशारा काफ़ी है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। कोई पार्टी विशेष होंगे समर्थक तो मुझे माफ़ कीजिएगा, तथ्यों से नहीं बदला जा सकता, तथ्यों के बिना नहीं रहा जाए। अब देखिए, अमेरिका भारत व्यापार विवादों को खत्म करने का फैसला की बड़ी जीत हुई। कुछ विवाद है जैसे हाइट रोड, कार्बन स्टील प्लेट उत्पादों प्रतिपादित जो मॉड्यूल है उस पर चर्चा की गई है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसे बस राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका नोट्स मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा कुछ दिनों के बाद। अभी थोड़ा अतिरिक्त कार्य मिला हुआ है कहीं से, तो उसे कवर कर रहा हूँ। वो तो थोड़ा सा हमें कुछ दिनों का समय दीजिए, उसके सारी चीज़ों को कवर कर देंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। कल का बीपीएससी आंसर राइटिंग किया गया है, सभी लोग जो लोग थे सिलेक्ट उन्होंने भेज दिया, बाकी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण कल संडे है तो संडे रेस्ट करेंगे हम लोग, और रिवाइज कीजिएगा पिछले कल से लेकर एक हफ्ते का न्यूज़ का। आपको मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस का टेस्ट होगा, 9 बजे आप लोग को क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। और जो लोग शेष है इसका एनालिसिस भी कल इवनिंग में मैं करा दूंगा, ठीक है ना। दैनिक जागरण का इवनिंग में करा दो, बीपीएससी का भी कल करा दूंगा, ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। चलिए फिर मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस था मंडे में। तो फिर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कल टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, ताकि अच्छे से चीज़ों को समझा जा सके। जो भी क्यूरी है, जो भी समस्या, मैसेज कीजिएगा ऐप पर, ताकि हम उससे सॉल्व आउट कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।